हेलो दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। ये कोर 12 का दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन डेविड ईस्टन की व्यवस्था विश्लेषण उपागम का वर्णन करें। ये दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमको लगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है अमांड तथा पावेल के संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम का वर्णन करें। थोड़ा सा उससे पहले हम आपको बता रहे हैं संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम क्या है। तुलनात्मक राजनीतिक में व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम के जो उपागम है डेविड ईस्टन के निवेश है निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। जो तुलनात्मक है, तुलनात्मक राजनीतिक में व्यवस्था विश्लेषण का जो संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम है वो डेविड ईस्टन के निवेश विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष यानी संतोष नहीं हुए असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल सामान्य सिद्धांत निर्माण में तुलनात्मक राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जाया गया। जो डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल सामान्य सिद्धांत में जो है तुलनात्मक राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया। अतः अमांड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनात्मक और प्रकार्य के रूप में समझने के लिए प्रयत्न का प्रस्तुत किया था। आपको अब यहाँ से बता रहे अमांड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था जो प्रेरणात्मक उपागम उसको बता रहे दोस्तों, काफी अच्छे से समझिएगा, काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। क्वेश्चन है अमांड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम का वर्णन करें। ये बोला गया है, इसमें उत्तर होगा संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम के दिशा में सबसे अधिक योगदान अमांड का है। जो संरचनात्मक और प्रेरणात्मक उपागम में जो उपागम के दिशा में सबसे अधिक योगदान किन्हीं का रहा है तो अमांड का रहा है। अमांड राज्य व्यवस्था के प्रेरणात्मक जो अमांड है राज्य व्यवस्था के प्रेरणात्मक यानी कार्य पर बल दिया है। जो अमांड है वो कार्य पर बल दिया। सिद्धांत की तलाश में अमांड का विश्लेषण संरचनात्मक प्रेरणात्मक विश्लेषण है। इस विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले विकास जैविक विज्ञान में हुआ था और जो इसका विकास हुआ था विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले विकास हुआ था वो जैविक विज्ञान में हुआ था। सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम इसे मानव विज्ञान के अध्ययन में अपनाया गया और इसे सामाजिक विज्ञान में सर्वप्रथम इसे मानव विज्ञान के अध्ययन में अपनाया गया। इस उपागम में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएं होती है और इस उपागम में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएं होती है और इन संरचना को पहचाना जा सकता है। जो संरचना होता है उसको पहचाना जा सकता है। साथ ही साथ इस संरचनाओं के अंग अथवा तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं और जो संरचनात्मक जो संरचना की अंग होती है अथवा तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। व्यवस्था की सक्रियता इसके कार्य को अर्थ प्रदान करती है और व्यवस्था की सक्रियता है इसके कार्य को अर्थ प्रदान करती है। अर्थात जो व्यवस्था की संरचना की अंगों द्वारा दिए गए कार्यों को महत्व की व्यवस्था के कार्यों के ही परिप्रेक्ष्य में है। जो संरचना के अंगों द्वारा दिए गए कार्य होते हैं उसका महत्व व्यवस्था के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। संरचना के एक अंग की क्रियाएं दूसरे अंग पर निर्भर रहती है। जो संरचना की एक अंग की क्रियाएं हैं दूसरे अंग पर निर्भर रहती है। जैसे हमारा शरीर है, अगर एक अंग काम करना बंद कर देगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह बताया गया है कि संरचना की एक अंग की क्रियाएं दूसरे अंग पर निर्भर रहती है तो एक अंग पर निर्भर नहीं रहती है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्यों की दृष्टि से अनुशासित होते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, यदि उन्हें क्रियाशील तत्व के रूप में कायम रहना है तो उन्हें एक विशेष प्रकार के कार्यों की आवश्यकता पड़ेगा। और बोलते हैं कि उन्हें किसी क्रियाशील तत्व के रूप में कायम रहना है या व्यवस्थित रहना है या अस्थायी रूप से रहना है तो उन्हें एक विशेष प्रकार के कार्यों को आवश्यक करना पड़ेगा। सतत क्रियाशीलता राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विशेषता है। ये व्यवस्था की प्रेरणात्मक आवश्यकताएं हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संरचनाओं और कभी-कभी उन संरचनाओं के द्वारा जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाएं नहीं किया कहते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन में न केवल औपचारिक संरचना की तुलना की जाती है और जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक जो अध्ययन है वो न केवल औपचारिक रूप से संरचनाओं की तुलना की जाती है अपितु उन औपचारिक जो अनौपचारिक संरचनाओं में की भी तुलना करनी चाहिए जिन्हें हम राजनीतिक संरचना की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस उपागम की विशेषता जो अमांड द्वारा प्रतिपादित जो दिया गया है
संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम की इसका विशेषता क्या क्या हो सकता है? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचना होती है। जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी कुछ संरचना होती है। उनमें से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण अधिक कार्य कर सकते हैं, उनमें से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण जिस आदमी पर ज्यादा क्षमता है वो अधिक कार्य कर सकता है। जैसे पूंजीपति लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अधिक से अधिक फैक्ट्री बैठा सकता है। इसी बात को यहाँ बतलाएगा, उनमें से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण अधिक कार्य कर सकते हैं और कम विशेषित होने के कारण कम कार्य कर सकता है। जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, वो कम कार्य कर सकता है। जिससे उसके पास क्षमता उतना ही कार्य कर सकता है। अगर उसे हम ज्यादा दे दे, अपने जान दे कुछ 10% काम कर सकता है, उसको हम 50% का कार्यभार देते तो काम नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, व्यवस्था और इनकी संरचनाओं में कुछ भी अंतर नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है और इसकी संरचनाओं में कुछ भी अंतर नहीं हो सकता, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान राजनीतिक कार्य किया जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है जो व्यवस्था है उस संरचना में कुछ भी अंतर नहीं हो सकता, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामान्य राजनीतिक कार्य होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक संरचना कई ऐसे कार्य करती है जिन्हें बहुकार्य कहा जाता है। जो राजनीतिक संरचना है ऐसे कई कार्य करते हैं जिसे बहुकार्य कहा जाता है। चौथा, संपूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संपूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं होती है सबकी अपनी अपनी संस्कृति कला होता है। जैसे सबका अपने अपने राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है। तमिल में तमिल भाषा बोला जाएगा, झारखंड में झारखंड भाषा बोला जाएगा, झारखंड का नृत्य छाव है तो छाव वहां पे दिखाया जाएगा। सबकी अपनी अपनी संस्कृति कला होती है जो कि हमेशा परंपरागत या आधुनिक का मिश्रण होती है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की चरण देखिए, बता रहे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो उपागम है उसका चरण बता रहे हैं। अमांड ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था में डेविड ईस्टन के समान ही 4 चरण स्वीकार किए हैं। जो अमांड है वो डेविड ईस्टन के समान ही 4 चरण को स्वीकार किए। पहला, राजनीतिक व्यवस्था का निवेश। जो राजनीतिक व्यवस्था का निवेश होना चाहिए, रूपांतर प्रक्रिया होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था का निर्गत होना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों के लिए अमांड मांगों तथा समर्थनों को स्वीकार करता। जो राजनीतिक व्यवस्था के निवेश के लिए अमांड मांगों को समर्थनों को स्वीकार करता है, उनके अनुसार निवेशों के रूप में आने वाले मांगों की 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो अमांड द्वारा जो स्वीकार किया गया था निवेशों के रूप में आने वाले मांगों है उसको भी 4 भागों में बांट दिया जा सकता है। पहला, वस्तुओं और सेवाओं को संबंधित मांगे। जो वस्तु और सेवाओं से संबंधित मांगे होते हैं वो किया जाएगा। व्यवहारों को नियंत्रित संबंधित करने की मांगे। जो व्यवहार को नियंत्रित यानी सम्मान करने के लिए मांगे की जाएगी। राजनीतिक सहभागिता संबंधित मांगे की जाएगी। संचार से संबंधित मांगे की जाएगी। मांगे की तरह अमांड ने समर्थन की भी 4 श्रेणी में विभक्त किया। जो अमांड है उस समर्थन को भी 4 श्रेणी में विभक्त किया। पहला, दृढ़ निर्णयात्मक समर्थन, आज्ञाकारिता समर्थन, सहभागिता समर्थन और साधारणात्मक समर्थन। इसमें जो एक और पॉइंट बनेगा, निवेश। निवेश क्या होता है आपको पहले वहां बता चुके, फिर से यहाँ बताएं। रूपांतर प्रक्रिया, अमांड की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण प्रमुख देश रूपांतर प्रक्रिया का। जो अमांड का राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण का प्रमुख देश रूपांतर प्रक्रिया से संबंधित है, सरल नहीं है जितनी की ईस्टन ने माना है। और जो अमांड ने जो दिया है मांगों की रूपांतर प्रक्रिया बताया है, बोलते उतना सरल नहीं जितनी की ईस्टन ने मान ली है। रूपांतर को अमांड ने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला, मांगों के रूपांतर के राजनीतिक जो प्रकार्य वर्ग में, दूसरा मांगों के रूपांतर से सरकारी प्रकार्य वर्ग में। पहला, मांगों के रूपांतर के राजनीतिक प्रकार्य वर्ग। मांगों को संशोधित करके रूपांतर मांग बनाया जा सकता है। जो मांगों में संशोधन करके रूपांतर मांग बनाया जा सकता है। इसमें केवल सरकार की संरचना ही सम्मिलित नहीं होती। बताया गया है कि जो रूपांतर राजनीतिक प्रकार्य वर्ग है इसमें केवल सरकार की संरचना ही सम्मिलित नहीं होती, अपितु राजनीतिक दृष्टि से गैर सरकारी संरचनाएं भी सम्मिलित होती है। जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह या अन्य ऐसे भी संगठन इस स्तर पर मांगे के संसाधन पर रूपांतर में सरकारी संरचनाओं के अंत क्रियाशील रहते हैं। मांगों के रूपांतर के राजनीतिक जो प्रकार्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो ईद स्वरूपीकरण,
हित समूहीकरण। दूसरा है मांगों के रूपांतर के सरकारी प्रकार्यवर। मांगों को सत्तात्मक या अधिकारी निर्णयों के स्थिति तक पहुंचाने की औपचारिक सम्मिलित होती है। जो मांग की सत्तात्मक या अधिकारी जो निर्णयों की स्थिति तक पहुंचाने की औपचारिकताएं सम्मिलित होती है, जिसमें प्रमुख रूप से शासन संरचना शामिल होती है। जिसमें प्रमुख रूप से शासन जो होता है शासन, उसकी संरचनाएं सम्मिलित होती है, किंतु इस स्तर पर भी वे तत्व सक्रिय रहते हैं जिन्होंने मांगों को संशोधन करके सत्तात्मक को ध्यान देने की स्थिति में तक ले जाते हैं। जो रूपांतरण के इस शासकीय प्रक्रिया के 3 अंग में बांटा गया है: नियम निर्माण यानी विधेयिका, नियम प्रयुक्त यानी कार्यपालिका, नियम अधिनियम यानी न्यायपालिका। दोस्तों वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो और आपके सामने बहुत ही जल्द सारे चैप्टर लेकर आएंगे और DSC 1 और DSC 2 भी कराएंगे। आप लोग को हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। हमको पता है कि आप लोग को 6 तारीख से एक्सटर्नल एग्जाम है, सारा पेपर एकदम जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहे हैं। काफी सरल भाषा में लिखना पड़ता है प्यारे दोस्तों, इधर से उधर से खोज के काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए, निर्गत। अमान ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों की विवेचना में ईस्टर्न का मॉडल स्वीकार नहीं किया। अमान ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों की विवेचना में ईस्टर्न की मॉडल को स्वीकार नहीं किया। उसने निर्गत 4 प्रकार बताए हैं। निष्कासित निर्गत अर्थात निकालने या लेने वाले निर्गत, इसका संबंध कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं या सहयोग तथा योगदान से है। निकासित निर्गत होते हैं, इसका मेन मोटो है, जो मेन मोटो होता है, ये वसूली करते हैं, व्यक्तिगत सेवाएं और सहयोग का योगदान देते हैं। विनियमक निर्गत, इस निर्गत में मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना शामिल रहता है। इस निर्गत में जो होता है मानव व्यवहार को नियमित करना, एक सुर में ले जाना, नियंत्रित करना यानी शांत करना शामिल रहता है। वितरणात्मक निर्गत, इस निर्गत में वस्तुएं, सेवाएं, लाभों, अवसरों और सामान्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस निर्गत में जो होते हैं वितरणात्मक यानी वितरण के द्वारा वस्तुएं, सेवाएं, लाभ, अवसर, सामान इत्यादि को शामिल किया जाता है। परिणात्मक निर्गत, यह निर्गत मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों तथा उद्देश्यों की घोषणा से संबंधित होता है। जिस विधि यंत्र द्वारा राजनीतिक व्यवस्था निवेश को विभिन्न समूह तथा व्यक्तियों के मांगों को रूपांतरित करता है, जिस विधि या यंत्र द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को निवेश यानी विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों को मांगों को रूपांतरित करता है तथा पर्यावरण की प्रतिक्रियाओं का प्रति उत्तर देता है, उसे अमान रूपांतर कहते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रक्रिया कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इसमें निहित है, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता निहित होती है। वह किस सीमा तक निवेश की निर्गत से रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। निवेशों को निर्गत में रूपांतरित करने की क्षमता को व्यवस्था की क्षमता कहते हैं। जो निवेश को निर्गत में रूपांतरित करने की क्षमता, व्यवस्था को ही क्षमता कहा जाता है। संक्षेप में अमांड के संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि संक्षेप में अमांड का अगर संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष निकाले तो बोला जाएगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी, उसकी संरचना भी उतनी ही विशेषकृत होगी। अमांड आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहता है। अमांड आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहता है जिसकी राजनीतिक संस्कृति विशेषकृत होती है। इस प्रकार वह राजनीतिक विशेषकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विभाजन करता है। अब इसमें आप ही को पूछ देगा कि अमांड द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक आलोचना करें। हम इसको भी काफी सरल भाषा में लिख रहे हैं और लिखने के साथ साथ आपको भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोग के कहीं भी, हम नहीं चाहते हैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे। जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का आलोचना कोई नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग एक्सटर्नल में अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स से पास करें, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें और नंबर अच्छा है। पहला जो आलोचना है, इस उपागम पर परिवर्तन विरोधी के कारण आरोप लगाया गया। जो इस उपागम है, इसमें परिवर्तन विरोधी के कारण आरोप लगाया जाता है कि, और ऐसा कहा जाता है कि इसके समर्थन समाज के गतिमय या गतिशीलता के स्थान पर यथास्थितिवाद के समर्थक है। इसका कहना है या आरोप लगाया जाता है कि ऐसा कहा जाता है इसके समर्थन जो समाज की गतिशीलता के स्थान पर यथास्थितिवाद
अथवा स्थितिवाद का समर्थन है। दूसरा, इस उपागम का प्रयोग उन लोगों ने किया है जो हार्वर्ड तथा शिकागो के बाद कमरे में बैठे हैं। इन लोग का कहा है कि इसका उपयोग वही लोग करते हैं जो हार्वर्ड तथा शिकागो के बाद कमरे में बैठे हैं। इनमें तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन संभव नहीं है। इसने बताया कि तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन संभव नहीं है। यह उपागम सर्व सहमत पर बल देता है, और जो उपागम है सर्व सहमत यानी सबकी सहमति पर बल देता है, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में सर्व सहमति का अभाव पाया जाता है। तो बताया कि जो तीसरी दुनिया के देशों में सर्व सहमति का अभाव पाया जाता है। इस उपागम का उद्देश्य अर्थात स्थितिवाद का समर्थन करता है, अर्थात प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा न कर विश्व के साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार न हो। जो चौथा पॉइंट है, आलोचकों का यह भी कहना है कि संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम अमेरिकी पूंजीवाद की सुरक्षा का साधन है। कई आलोचक यह भी कहते हैं और यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आलोचकों का यह कहना है कि जो संरचनात्मक प्रेरणात्मक उपागम है वो अमेरिकी पूंजीवाद की तरह वह संघन है, जो अमेरिकी पूंजीवाद है उसकी तरह वो सुरक्षा की तरह संघन है। जो पांचवा पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रेरणात्मक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट करना कठिन है। जो राजनीतिक व्यवस्था की प्रेरणात्मक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट यानी स्पष्ट करना काफी कठिन कार्य है। इस तरह आपका दूसरा चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए प्यारे दोस्तों, और बहुत ही जल्द तीसरा चैप्टर लेकर आऊंगा और हम आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा चैप्टर हम आपको बताएंगे वो संवैधानिक संरचना है, कार्यपालिका। जो कार्यपालिका में हम आपको 5 राष्ट्र पढ़ाने का प्रयास करेंगे, अमेरिकी है, ब्रिटेन है, चीन है, स्विट्जरलैंड है। ये सारा एकदम सरल भाषा में करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और तीसरा चैप्टर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और आपको ये नहीं कि सिलेबस को सारे पढ़ाएंगे, आपको सिलेबस में दिया अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें 2 और हम ऐड कर देंगे, चीन और स्विट्जरलैंड, ताकि आप लोग को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो और काफी सरल भाषा में लिख पाएंगे। और पांचों का पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े।